हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा और आपका अपना चैनल गणित घर, जो चैनल पूरी तरह विद्यार्थियों के सहयोग के लिए बना है। इस चैनल के द्वारा हम आपको गणित एवं रीजनिंग से जुड़े सभी सवाल को हल कराएंगे। यह गणित और रीजनिंग से जुड़ा सवाल आपकी बुक में जो भी सवाल होंगे उसको बारी बारी से पढ़ाया जाएगा। और जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो भी हम लोग सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं, जैसे रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस और बिहार सरकार के द्वारा या अन्य सरकार के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाली जाती है, उसमें 3 या 4 पेपर तो मेन है। मैथ हुआ, रीजनिंग, जीके और अंग्रेजी, जिसमें मैथ और रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। तो हमारा चैनल जो है गणित घर भाई हरिराम सर, वही मैथ और रीजनिंग से जुड़े सवालों को हल कराएगा। यह चैनल का उद्देश्य गरीब और कमज़ोर वर्ग के बच्चे जो पढ़ाई करने में पैसा नहीं लगाना चाहते हैं, उसको देखते हुए बनाया गया है। तो यह चैनल आपको प्रत्येक दिन मैथ और रीजनिंग का क्लास प्रोवाइड कराएगा। आने वाले समय में अभी धीरे धीरे इसमें काम होगा, और साथ ही हर एग्ज़ाम का सेट प्रैक्टिस। हाँ दोस्तों, सेट प्रैक्टिस, आपने सही सुना। सेट प्रैक्टिस होता है क्या कि अगर आपने पूरी तरह पढ़ाई कर लिया लेकिन आप सेट नहीं बनाते हैं, तो और बच्चे की तुलना में आपका रैंक नीचे रहेगा और हर बार कुछ अंकों द्वारा छूटने का ज़्यादा चांस है। लेकिन अगर आप पढ़ाई के साथ साथ सेट प्रैक्टिस करते हैं तो आप और बच्चे की तुलना में अच्छा कर पाते हैं। तो मेरा तो यही सुझाव है कि आप, अगर आपका कोर्स पूरा हो गया, पढ़ लिए हैं और एग्ज़ाम पास में है, तो उस सेट बनाइए। सेट बनाने से बहुत सारा इम्प्रूवमेंट होता है, जैसे कि आपको टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको प्रेशर हैंडल करने का भी नॉलेज मिलेगा, और परीक्षा के माहौल के द्वारा आपको परीक्षा में घबराने से बच सकते हैं, और यह आपके लिए बहुत बेनिफिट करता है। यहाँ तक कि अगर आप प्रथम बार ऑफलाइन एग्ज़ाम देते हैं और 100 ही ओवर सीट भरना होगा, तो आपको 2 घंटा भी लग सकता है। तो इसीलिए परीक्षा से पहले हम लोग सेट प्रैक्टिस का भी प्रयोग करेंगे। तो हमारा चैनल 3 उद्देश्य से लिए बना है। मैथ आपको सही तरह से जानकारी देना, रीजनिंग की जानकारी देना, और समय समय पर जो भी एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में मैथ और रीजनिंग से जुड़े जो भी प्रश्न होंगे उसको हल कराया जाएगा। एसएससी, रेलवे, बिहार सरकार या अन्य सरकार के द्वारा, या टीआरई या सीटेट, किसी में अगर आपको मैथ पूछा जाता है तो उसका हम लोग सलूशन कराएंगे। और ज़्यादा हम लोग बात करने से बचते हुए हम लोग सीधा पॉइंट पर आते हैं। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक उठाते हैं और चैनल पर पहला वीडियो है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों से यही उम्मीद रहेगी कि आप लोग इस चैनल पर अच्छे से पढ़ें, और अच्छा लगे तो दोस्तों के बतलाएं और इस चैनल को आगे बढ़ाने का काम करें। तो आज हम लोग पहला चैप्टर देखते हैं जो इस चैनल पर बतलाया रहे हैं, बहुभुज। बहुभुज एक ऐसा चैप्टर है जो प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, और उसको अगर छोटी छोटी बात को अगर समझ लेते हैं तो बहुत आसान चैप्टर है। और इसको हम लोग देखते हैं बहुभुज। बहुभुज का को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलीगॉन। पहले तो समझते हैं बहुभुज किसे कहते हैं। बहुभुज होता क्या है, अगर कोई भी आकृति जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा भुजा के द्वारा बनता है उसको हम लोग बहुभुज कहते हैं। इसे हम लोग परिभाषा भी लिखते चलेंगे। 3 या 3 से अधिक भुजा द्वारा बने आकृति को
बहुभुज होते हैं। बहुभुज एक कोई स्पेशल आकृति नहीं होता है, मतलब तीन या तीन से जितना भी भुजा से द्वारा बनाते हैं वो सब बहुभुज का होता है। जैसे हम लोग देखते हैं, मान लीजिए तीन भुजा से एक आकृति बना दी है, यह हमारा बन गया त्रिभुज। चार भुजा से आकृति चतुर्भुज, पांच भुजा से बन गया तो पंचभुज, छह भुजा से बन गया तो षष्ठभुज। उसी तरह सात भुजा, आठ भुजा, ये सब स्पेशल में त्रिभुज है नाम, इसका चतुर्भुज, इसका पंचभुज, इसका षष्ठभुज। लेकिन एक बार में अगर हम बोलना चाहेंगे तो ये सब बहुभुज कहलाएगा। ऐसे अगर हम कभी भी रेलवे में एग्जाम अगर हम जॉब करते हैं तो रेलवे में बहुत सारा वैकेंसी होती है, बहुत सारा पोस्ट होता है, जैसे कि टीटी हो गया, मैनेजर, उसमें क्या है ग्रुप डी में हो गया, टेक्नीशियन हो गया, सब रेलवे का ही पार्ट है। लेकिन एक लाइन में सब बोलते हैं हम रेलवे में जॉब करते हैं, रेलवे में जॉब करते हैं, लेकिन स्पेशल जॉब के बारे में पूछे तो ग्रुप डी बतलाएगा, उसके बाद टीटी बतलाएगा, इत्यादि आती है, अपना पोस्ट बतलाएगा। वही हाल यहाँ पर हुआ। अब आगे हम चलते हैं बहुभुज के प्रकार। अब बहुभुज दो प्रकार के होते हैं। बहुभुज दो प्रकार के होते हैं। अगर हम देखेंगे, पहला में है उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज, और दूसरा है अवतल बहुभुज। अब हम लोग समझते हैं उत्तल बहुभुज क्या होता है। उत्तल बहुभुज होता है, उसके बारे में देखते हैं। अगर कोई भी आकृति है, उसका प्रत्येक कोण अगर 180 डिग्री से छोटा हो, वो उत्तल बहुभुज कहलाता है। बारी बारी से समझते हैं और धीरे धीरे चलेंगे और धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट को समझेंगे, इसमें कोई हड़बड़ी नहीं है। जैसे कि हम लोग अब एक नंबर में उत्तल बहुभुज, अब हम देखते हैं जिस बहुभुज के प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा हो, जिस बहुभुज के प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा हो, उत्तल बहुभुज कहलाता है। तो उत्तल बहुभुज कहलाता है। ठीक है, हम लोग अब देखते हैं, अब कोई भी आकृति लेते हैं, मान लीजिए त्रिभुज ले लिया, देख रहे हैं सभी कोण 180 से कम है। चतुर्भुज ले ली, सभी कोण 180 से कम है, और पंचभुज ले लिए, सभी कोण 180 से कम है। ये हो गया हमारा उत्तल बहुभुज। अब देखिए 180 से होता कब जाते हैं, अब कोई लाइन गया और लाइन इधर मुड़ा, इधर मुड़ गया, इधर मुड़ गया या इधर मुड़ गया, सब 180 से कम होगा। ये लाइन होता है सीधी लाइन 180, आकृति में कब होगा, जब इधर मुड़ेगा, इधर उधर मुड़ते हुए आकृति बन जाएगा, तब आप इसको बोल सकते हैं 180 से ज्यादा। इसीलिए यहाँ पर जो हम लोग उत्तल बहुभुज के बारे में जानते हैं, तो इसका प्रत्येक कोण 180 से छोट है, इसीलिए यह क्या कहलाया, उत्तल बहुभुज। तो हमको यह चित्र नहीं लिखना है। अब हम लोग समझते हैं अवतल बहुभुज, और दूसरा में समझते हैं अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज का भी परिभाषा बहुत आसान है, जिस बहुभुज का कोई एक कोण 180 से ज्यादा हो, जिस बहुभुज का कोई भी एक कोण, कोई भी एक कोण 180 डिग्री से ज्यादा हो, अवतल बहुभुज कहलाता है। अवतल बहुभुज कहलाता है। हम इसका आकृति देखिए, अगर मान लीजिए कोई भी जिसमें टेढ़ा आकृति बन जाएगा, जैसे मान लीजिए ये हम लोग एक भुजा, दो भुजा, मान लीजिए इधर तीन भुजा, चार भुजा, कितना भुजा है, पांच भुजा, छह भुजा, ऐसे ही कर देंगे या ऐसे भी कर देंगे। अगर ई लाइन सीधा जाएगा तो 180, लेकिन ऐसे बना दिए तो इतना जो कोण बना वही हमारा 180 से ज्यादा हो गया। ऐसा देखिए, ये सब आकृति है 180 से छोटा, मतलब यहाँ कोण बन रहा है, लेकिन एक कोण जो हमारा
180 से ज़्यादा बन गया, इस कारण इसका हो गया नाम अवतल बहुभुज। तो हम लोग समझ गए बहुभुज 3 या 3 से अधिक भुजा द्वारा जो भी आकृति बनता है इस सब का एक बार में बोल सकते हैं बहुभुज। भली स्पेशल में बहुभुज के 2 प्रकार, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज। तो हम लोग उत्तल बहुभुज के बारे में समझे, जिस बहुभुज के प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा होता है उत्तल बहुभुज। यहाँ त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज जो भी है सब 180 से छोटा है, क्योंकि 180 के बारे में हम समझा दिया कि 180 ई लाइन होता है। अगर सीधा लाइन गया तो 180, अगर ऊपर बढ़ गया तो इधर 80 से 180 से छोटा होगा, ऐसे बढ़ गया छोटा बढ़ेगा कब, ई लाइन तक रहेगा। 180 से बड़ा थोड़ा नीचा, इधर नीचा, इधर ई साइड में जो कोण बनता है ई लाइन तो 180, ई बढ़ते जा रहा है, 180 से ज्यादा हो जाता है। तो 180 के बारे में हम लोग समझ गए। तो हम लोग आगे देखते हैं कि बहुभुज के आगे समझते हैं। अब हम लोग देखते हैं या उत्तल बहुभुज में, उत्तल बहुभुज के बारे में समझ लेते हैं। अब उत्तल बहुभुज का भी 2 प्रकार होता है। उत्तल बहुभुज का भी क्या प्रकार होता है, 2 प्रकार। तो देखते हैं उत्तल बहुभुज के प्रकार। अब इस समझते हैं उत्तल बहुभुज के बारे में, इसका भी होता है 2 प्रकार होता है, सम बहुभुज और दूसरा होता है विषम बहुभुज। विषम बहुभुज, सम बहुभुज। जैसे बहुभुज के बारे में समझ गए, 3 या 3 से अधिक भुजाओं द्वारा जो आकृति बनाता है सब बहुभुज कहलाता है। जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज सब बहुभुज कहलाता है। बहुभुज के 2 प्रकार, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज के बारे में समझ गए, अवतल बहुभुज के बारे में समझ गए। अब आगे चल रहे हैं कि उत्तल बहुभुज के प्रकार। तो उत्तल बहुभुज के 2 प्रकार होता है। पहला प्रकार होता है सम बहुभुज, दूसरा प्रकार होता है विषम बहुभुज। अब हम लोग को समझना है सम बहुभुज क्या होता है, विषम बहुभुज क्या होता है, क्योंकि प्रश्न आपको यहाँ से ही स्टार्ट होता है कि जो भी प्रश्न भी पूछा जाता है प्रश्न तो वहाँ पर। तो हम लोग को मेन रूप से प्रश्न परीक्षा में या पढ़ना होता है सम बहुभुज के बारे में। विषम बहुभुज के बारे में जानकारी नहीं लेना होता है, उससे प्रश्न भी नहीं आता है। तो सम बहुभुज के बारे में देखते हैं, लिख लेते हैं। सम बहुभुज की पैटर्न मार देते हैं। सम बहुभुज जिस बहुभुज का प्रत्येक भुजा एवं प्रत्येक कोण बराबर हो, लिख लेते हैं। जिस बहुभुज का प्रत्येक भुजा एवं प्रत्येक कोण आपस में बराबर हो सम बहुभुज कहलाता है। सम बहुभुज कहलाता है। अब देखिए प्रत्येक भुजा में भुजा बराबर होगा और कोण में कोण बराबर होगा, ना कि कोण और भुजा को बराबर कर देना है। जैसे मान लेते हैं एगो आकृति एक तरह से चतुर्भुज है, 4 भुजा वाला को चतुर्भुज बोलते हैं। अब समझते हैं 4 भुजा वाला को जिसमें 4 भुजा है तो वो तो आगे पढ़ेंगे तो चतुर्भुज, इस 4 भुजा है तो उसको आयत भी कभी बोल देंगे, वर्ग भी बोल देंगे, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज। लेकिन यहाँ पर हम एक रूप में देखते हैं चतुर्भुज। इसका चारों भुजा आपस में बराबर हो गया और 4 कोण भी बराबर होगा। जैसे मान लीजिए 90 डिग्री या 90 डिग्री या 90 डिग्री या 90 डिग्री जो भी आकृति बनेगा। अगर त्रिभुज में अगर हम देखेंगे, त्रिभुज में भी सब भुजा आपस में बराबर और सब कोण भी बराबर होगा। ऐसे भी चतुर्भुज में चारों कोण का योगफल जानते हैं 360 से ना 4 से भाग कर दिया 90। त्रिभुज में तीनों कोण का मान जानते हैं 180 में 3 से भागे तो 60 यहाँ हो गया, कब 60 हो गया। तो यह हो जाता है सम बहुभुज का पहचान। अगर सम बहुभुज के बारे में समझेंगे तो उसका सभी भुजा आपस में बराबर रहेगा और सब कोण आपस में बराबर रहेगा। यह हो गया सम बहुभुज के बारे में, और प्रश्न भी इससे ही रिलेटेड पूछा जाता है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं कि बहुभुज हो गया तो उसमें क्या होगा कि कोण निकालना। तो देखते हैं कोण निकालने का। तो अब हम लोग बहुभुज के बारे में देख लेते हैं कि आखिर कोण कैसे निकालेंगे।
क्योंकि मेन बेसिक प्रश्न भी कौन से आते हैं, जैसे कोई भी आकृति हो गया, आपका हो गया बहुभुज के अंतःकोण का योग, बहुभुज के अंतःकोण का योग। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, 2n-4 गुना में 90, 2n-4 गुना में 90। और अच्छा करेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेते हुए यहाँ पर 90। तो अगर और अच्छा से लिखेंगे तो n यहाँ पर कॉमन हो गया 2, तो n-2 गुना में 180, यह हो गया। ऐसे तो हम लोग बहुत सारा आकृति, जैसे त्रिभुज हुआ, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होता है। चतुर्भुज में हो गया आपका 360, लेकिन पंचभुज में भूल जाते हैं, फिर षष्ठभुज में 6 भुजा में भूल जाते हैं कोण कितना होगा, सप्तभुज में भूल जाते हैं, अष्टभुज नवभुज तो याद ही नहीं रहता है। तो आज हम आपको ऐसा ट्रिक या सूत्र से बतलाएंगे और साथ में आपको दिमाग में भी रटा देंगे कि आखिर कोई भी बहुभुज बोले, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, आप एक बार में ही उसको अपने माइंड से 1 सेकेंड में याद कर लीजिएगा, बतला दीजिएगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि पहला आकृति हो गया आपको कितना, त्रिभुज। त्रिभुज है, त्रिभुज मतलब 3 भुजा। n मतलब क्या हो गया, n मतलब जहां लिख सकते हैं, जहां n बराबर भुजा की संख्या, भुजा की संख्या आप लिख सकते हैं। भाई n क्या है, भुजा की संख्या। अगर हम कोई आखिर त्रिभुज देखिए, त्रिभुज को तो हम लोगों को याद है कि त्रिभुज के तीनों कोण का एक 180 होता है, लेकिन अब फार्मूला से भी बनाएंगे। चलो भाई फार्मूला भी लंबा नहीं है, शॉर्टे वाला। भाई हम जानते हैं कि 180 होता है, फार्मूला से भी हो जाए एक बार। तो n-2 अब यहाँ लिखेंगे फार्मूला के द्वारा, तो n-2 गुना में 180। देखते हैं तो क्या हो गया, तो n की जगह 3 में से 2 हटाओ, गुना में 180। तो यहाँ क्या हो गया, 1 में 180 से गुना किया कितना, 180। तो त्रिभुज के तीनों कोण हम लोग तो याद भी था और फार्मूला से भी बना दिए। अब आसान हो गया, हम लोग जान गए। चलो भाई फार्मूला सही हो गया। अब दूसरा क्या है आपका, चतुर्भुज। चतुर्भुज में भी याद है, चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है, 360, हम लोग को याद है। और साथ में फार्मूला से भी बनाएंगे भाई, n-2 गुना में 180। तो n मतलब 1 2 3 4 हो जाता है, 4 अब दिए, 4 में से 2 घटेगा और 180, मतलब 2 गुना 180 प्लस 360 हो गया। ये तो चतुर्भुज के भी बना दिए। अब हम लोग इसी तरह पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज जो याद नहीं है, याद या नहीं है, पंचभुज का भाई याद नहीं है। पंचभुज का आकृति है, देखिए पंचभुज का आकृति कितना बनाना आसान है, मंदिर की तरह लग रहा है। n मतलब एक तरह से यहाँ समझ आएंगे कि n भाई 5 है, पंचभुज है। तो भाई बतलाओ पंचभुज के कोण, तो कितना होगा, n-2 गुना में 180। तो हम लोग क्या कर दिए, 5 n के जगह रखे, गुना में 2 180, तो क्या हो गया 3 और गुना में 180, तो कितना हो गया 540। कितना हो गया 540 हो गया। कितना आसान है, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज। अब षष्ठभुज, देखिए षष्ठभुज भी बनाना बड़ा आसान है। एक भुजा हो, 2 3 4 5 6, बन गया षष्ठभुज। कितना आसान है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि भुजा है आपका 6, भुजा कितना है 6 है। तो भुजा 6 है, तो फिर फॉर्मूला n-2 गुना में 180। तो अब यहाँ क्या रखेंगे, n के जगह 6 -2 गुना में 180। तो क्या किया, 4 गुना 180, तो कितना होगा 1872 720। तो हम लोग यह फॉर्मूला के द्वारा निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं। हम लोग जो भी बोलेगा उसमें से 2 घटा n-2 और गुना में 180, n-2 गुना में 180 करते हुए हम लोग क्या निकाल सकते हैं। ये तो हो गया फॉर्मूला विधि द्वारा। कोई भी बहुभुज बोले, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, नवभुज, 10 भुज, 11 भुज, 12 भुज, जो भी भुज बोलेगा हम लोग आसानी से बना सकते हैं कि भाई उसके ये सब अंतःकोण है। ये सब हम लोग अभी देख रहे हैं अंतःकोण। अंतःकोण का मान हम लोग देख लिए। एक होता है, इसमें भी थोड़ा याद करने वाला। अगर हम लोग यहाँ पर इसको एक डायग्राम द्वारा इसको अगर देखते हैं कि भाई चलो भाई ये तो हम लोग फार्मूला द्वारा बना लिए, फार्मूला द्वारा हो गया n-2 गुना में 180। ये हो गया आपको कितना वैल्यू हो गया आपके त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज। अब हम लोग यहाँ समझते हैं कि चलो भाई n
एन मतलब भुजा, और उसके बाद अगर हम लिख देंगे आकृति, आकृति भी लिख सकते हैं, और एन मतलब भुजा का मान, और उसके बाद क्या हो गया कोण का योग, कोण का योग हम याद करने के लिए कोण का योग लिख देते हैं। चलो भाई, त्रिभुज, त्रिभुज हो गया एक लाइन, उसके बाद होगा चतुर्भुज, दूसरा लाइन चतुर्भुज, पंचभुज, उसके बाद हो गया षष्ठभुज, उसके बाद हो गया सप्तभुज। देखिए सप्तभुज, सप्तभुज मतलब सात भुजा, अष्टभुज, अष्टभुज, अष्ट, चलिए अष्टभुज हो गया, नवभुज, नवभुजा, दसभुज, 11 भुज, 12 भुज, जितना भी लिखना है लिखते चलिए। अब हम लोग को समझना है कि ये होता क्या है। हम लोग अब थोड़ा सा समझते शॉर्ट विधि पर चलते हैं कि भाई इसको हम लोग कैसे मतलब हल कर सकते हैं कि भाई प्रश्न बोले और फार्मूला भी ना लगे, फार्मूला भी लगा सकते हैं। जैसे बोल दिया पंचभुज, तो भाई n माइनस क्या करना है 2, तो 5 में से 2 हटाए 3, 18 से गुना करते हैं, 18 3 54 540। अगर हो गया षष्ठभुज, षष्ठभुज में 6, तो n माइनस क्या बोल दिया 2, तो 6 में से 2 हटा दिए 4, तो 18 के 18 36 54 72 720 हो गया। उसी तरह यहाँ पर हम लोग को याद रखना है त्रिभुज मतलब 3 भुजा, चतुर्भुज मतलब 4 भुजा, पंचभुज मतलब 5 भुजा, षष्ठभुज मतलब 6 भुजा, सप्तभुज मतलब 7 भुजा, अष्टभुज मतलब 8 भुजा, नवभुज मतलब 9 भुजा, और 10भुज मतलब 10 भुजा। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग तो एक बात याद है, त्रिभुज में होता है 180, नहीं हो तो याद आता था क्या करते n माइनस 2 गुना में 180, तो n तो यहाँ पर 3, 3 में से 2 हटा दिए 180 कर दिए, तो आपको तो कितना हो गया 180 हो गया। अब यहाँ क्या हो गया 360, इसमें क्या याद है 540, इसमें क्या है 6 में से 2 गया 4, 18 चौक 72, 7 में से 2 गया 5, 18 5 90, और क्या हो गया 8 में से 2 गया 6, ये क्या हो गया 18 छक 108 पर एक सुनना। और फिर क्या होगा 18, फिर यहाँ क्या होगा 18 7, क्योंकि 9 में से 2 हटाएंगे तो 7 होगा, 18 7 7 से कितना, और फिर 18 8 44 से कितना हो गया। अब हम आपको यह बतलाना चाहते हैं कि अगर हम लोग फार्मूला नहीं हो है, लेकिन एक विधि से हाथों पर कैलकुलेशन कर देंगे, लेकिन ध्यान देना होगा, गिनती करना होगा 1 से। जैसे कि त्रिभुज, देखिए ये 3 भुजा है, त्रिभुज से स्टार्ट करें, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, और उसके बाद अष्टभुज, नवभुज, 10भुज। तो कुछ भी बोले भाई, त्रिभुज बोलो तो 18 मतलब 180, चतुर्भुज बोलो तो 18 दूना 36 360, पंचभुज बोलो तो 18 3 54 540, षष्ठभुज बोलो तो क्या करेंगे 18 चौक 72, सप्तभुज बोलो तो 18 5 90 मतलब 900, अष्टभुज बोलो 18 छक 108 मतलब 280, और अष्टभुज नवभुज में क्या, नवभुज में हो गया, देखिए अगर इसी तरह चलेंगे ऐसे कुछ बोल दिए बताओ भाई, षष्ठभुज, षष्ठभुज तो 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 4 5 6 मतलब षष्ठभुज में 6, सप्तभुज में 7, षष्ठ मतलब 6, जैसे कि हम लोग अभी आने वाला है हमारा दुर्गा पूजा, तो षष्ठी और सप्तमी, तो षष्ठी मतलब 6 दिन और सप्तमी मतलब 7 दिन, तो यहाँ षष्ठभुज बोल दिया, तो षष्ठभुज में 3 4 5 6, तो 18 का पढ़ते हैं, 18 के 18, 18 दूना 36, 18 3 54, 18 चौक 72, षष्ठी बोला लेकिन पढ़े 4 बेट, क्योंकि 3 से जोड़ना है, 3 4 5 6, ये 4 आया तो हम 4 बेर पढ़ेंगे, 18 के 18, 18 दूना 36, 18 3 54, 18 चौक 72, मतलब 72 पहले वो सुनना बैठाएंगे तो 720, कुछ भी बोल दिया मतलब 10 भुज, 10 भुज क्या निकालना है, तो एगो तो विधि है n माइनस 2 गुना में 180, तो वही हो गया कि 10 में से 2 हटा दिए 8, और 8 को 18 से गुना किया, 18 8 144, और एक सुनना मतलब 1440, नहीं ऐसे देखते 10 भुज बोला है ना, तो 3 4 5 6 7 8 9 10, अब यहाँ अब पढ़ना फिर वही 18 है, 18 18 दूना 36, 18 3 54, 18 चौक 72, 18 5 90,
18 78 से 78 26 से 18 84 मतलब 144 प्रश्न। तो हम लोग दोनों विधि से समझ गए, फार्मूला विधि से और साथ ही साथ सोचने पर पहाड़ा के द्वारा भी हम लोग इसको हल कर दिए। जो भी बोलेगा, जैसे प्रश्न आता है यहाँ तो हम लोग इस तरह देख लिए, अगर प्रश्न बोल देगा लिखित रूप में रहता है, प्रश्न देखने से लगेगा उस समय लगेगा अरे भाई इतना आसान, जैसे कि बोल देगा पंचभुज के अंतःकोण का योग कितना होता है। अब ऐसा बोल दिया, पंचभुज के अंतःकोण का योगफल कितना होता है। अंतःकोण बोलेगा तो पहला ऑप्शन बोल दिया 180, दूसरा ऑप्शन बोल दिया 360, तीसरा ऑप्शन बोल दिया 500 और चौथा ऑप्शन बोल दिया 540। अब इसको देखेंगे भाई, पंचभुज बोल दिया ना भाई, पंचभुज बोला तो हम लोग याद है 3 4 5, तो भाई चलो 18 18 गुना 36, 18 से 54 540 तो हो गया। यहाँ पर 540 मतलब यह हो गया, यह हो गया। न तो हम लोग दूसरा विधि पहाड़ा पढ़ गए, नहीं तो क्या योग बराबर क्या n-2 और गुना में 180, n की जगह 5, 5 में से 2 गया गुना में 180, तो क्या करेंगे 3 गुना 180 बराबर कितना हो गया 540। प्रश्न जैसे भी बोलेगा इस तरह के प्रश्न आते हैं, परीक्षा में आते हैं वहाँ, लेकिन हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि सही से हम लोग नहीं देख पाते। यहाँ पर अगर बोल देगा बतलाओ सप्तभुज के अंतःकोण का या कोणों का योग कितना होता है। अब यहाँ देखना है सप्तभुज के अंतःकोण का योग कितना होता है। तो सप्तभुज मतलब फिर वही बात है, ऑप्शन में दे दिया 360, बी में दे दिया 720 और उसके बाद सी में दे दिया 900 और डी में दे दिया इतना। अब बतलाइए तो फिर वही बात हो गया, दो विधि से बनाएंगे। पहले तो पहाड़ा पढ़ लेंगे, पहाड़ा पढ़ के आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे भाई 7 लाना है, 7 3 4 5 6 7, अब 3 4 त्रिभुज चतुर्भुज पंचभुज षष्ठभुज सतभुज 7 लाना है। तो 5 फिर पढ़ा, लेकिन के कर पढ़ा 18 के 18 18 गुना 36, 18 3 54, 18 4 72, 18 5 90 पर एक शून्य हो जाएगा जो हमारा 900 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या किए 900 हो गया। अब दूसरा विधि से भी जानते हैं भाई, बतलाओ योग बराबर क्या होगा n-2 और गुना में 180। तो n की जगह क्या रखिएगा, n की जगह आपको रखना होगा 7, 7 में से 2 घटा और फिर गुना में 180, तो 5 गुना 180 बराबर कितना हो गया 900। तो आसानी से यहाँ पर क्या हो गया 900। तो इसी तरह हम लोग क्या किए कि बहुभुज के कोण निकालना, बहुभुज के बेसिक के बारे में जानकारी लिए, फिर उस कोण निकालने के बारे में जानकारी लिए, फार्मूला के कैसे बनेगा, और हाथ पर या कोई एक तरह से शॉर्ट हो गया या पहाड़ा के द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं, इसको आसानी से बना सकते हैं। तो आज हम लोग इतना ही, पहला दिन है आज इतना ही हम लोग पढ़े हैंगे, और उसके बाद प्रत्येक दिन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और सेट का भी इस पर आयोजन होगा। तो आप लोगों से बस यही अनुरोध है कि आप अच्छे से पढ़िए, नियमित रूप से पढ़िए, जहाँ पढ़ते वहाँ पढ़िए और यहाँ भी पढ़िए, आपको एक अच्छा ज्ञान मिलेगा। और हर जगह का पढ़ते हुए हम लोगों को टीचर का काम है, प्लेटफॉर्म है, और आप यात्री है, स्टूडेंट सब जिस प्लेटफॉर्म पर जिस गाड़ी पर बैठना है बैठिए और निकलिए, सबको गंतव्य स्थान पर पहुँचना है। तो इसमें सभी टीचर अच्छे पढ़ाते हैं और सभी से ज्ञान लेकर मेन काम है आपको जॉब लेना, और जॉब लेकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। समाज में इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान सब मिलेगा। माता पिता भी आपसे बहुत उम्मीद लगाए हुए, टीचर भी उम्मीद लगाए हुए हैं। तो इसी तरह हम लोग इस चैनल के माध्यम से इसी तरह वीडियो लाएंगे और आपके पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। तो अगर आपको यह पढ़ाई अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ना हमारा भी आत्मविश्वास मनोबल बढ़े और इसी तरह अच्छे से वीडियो लाए और आप लोगों के तैयारी में 4 चांद लगाए। इसी के साथ नमस्कार, बाय।